हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 जुलाई के करेंट अफेयर्स के बारे में। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 23 जुलाई के करेंट अफेयर में क्या क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो करेंट अफेयर्स होता है वो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस या फिर जो भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स रहता है, तो वो सब चीज़ के लिए करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें तो इसमें क्या दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा चीता आंदोलन। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा चीता आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है। ठीक है, जो चीता आंदोलन है वो कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट है जिससे ये चीता आंदोलन यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से चिता पर लेटकर यह संदेश दिया है कि अपनी जल, जंगल, जमीन से विस्थापन उनके लिए मृत्यु के समान है। ठीक है, तो तो जो ये प्रोजेक्ट है उसमें जो चीता आंदोलन है उसमें इन्होंने क्या बताया है इसमें, तो जो इसका जो प्रतीकात्मक रूप है उसमें वह चिता पर लेट के यह संदेश दिया है इसमें कि जो जल, जंगल और ज़मीन है वहाँ से विस्थापित होना उनके लिए, वहाँ से विस्थापन होना उनके लिए एक मृत्यु के समान है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में ये बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है वह कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो ये है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, और यह इसका लोकेशन क्या है, तो यह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट है उसका लोकेशन क्या है, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटेस्ट नेम है और विरोध प्रदर्शन का नाम है, तो वह क्या है, उस प्रदर्शन का नाम क्या है, उस आंदोलन का नाम क्या है, तो वो है चीता आंदोलन। और इसको किसने विरोध किया है, ठीक है, इसको किसके द्वारा विरोध किया गया है, तो यह मुख्य रूप से परिजनों से प्रभावित आदिवासी महिला और परिवारों के द्वारा इसका विरोध किया गया है। और इसका विरोध करने का कारण क्या है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का विरोध करने का कारण इसमें क्या है, तो ये परियोजना के कारण होने वाला विस्थापन, ठीक है, जो कि अपने जंगल, जल, जमीन से जो विस्थापन होना है, तो जो वहाँ पे विस्थापन किया जाएगा वे उनके मृत्यु के समान है। ठीक है, तो विस्थापन के विरुद्ध उचित मुआवजा, पुनर्वास और तथा आजीविका एवं भूमि की सुरक्षा का मांग है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसमें जो प्रोजेक्ट है उसका पर्पस यहाँ पे क्या है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो वो देखते हैं। तो जो केन नदी के अतिरिक्त, ठीक है, जो केन रिवर है उसके अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित कर सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन में सुधार करना है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद जो विशेषकर सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या क्या है, तो जो बेतवा नदी से जो स्थानांतरित किया गया है, स्थानांतरित कर सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन में सुधार के लिए, और जो सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके लिए। और फिर इसका मेन मेजर स्ट्रक्चर इसका क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो ये केन नदी पर दौधन बांध। ठीक है, जो इसका मेजर स्ट्रक्चर है वह क्या है, तो वो केन नदी पर बना एक दौधन बांध, ये उसका मेजर स्ट्रक्चर है। और इसकी चिंताएं क्या क्या है, इसकी कंसर्न्स क्या क्या है ये देखते हैं। तो ये है गांवों का विस्थापन, वन एवं वन्य जीवों पर प्रभाव, पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन से जुड़ी समस्याएं, तो ये इसकी कंसर्न्स है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, मिशन गोल्डन स्पाइस का उद्देश्य किस कृषि उत्पाद को एक वैश्विक, मतलब किस कृषि उत्पाद को ग्लोबल ब्रांड के रूप में विकसित करना है। ठीक है, जो एक मिशन है, मिशन गोल्डन स्पाइस, तो उसका पर्पस क्या है कि जो कृषि उत्पाद को, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कृषि उत्पाद को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में विकसित करना है, तो ये है
लाकाडोंग हल्दी, ठीक है, लाकाडोंग हल्दी जो कि एक विशिष्ट प्रकार की हल्दी है, जो कि यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वहाँ पे देखते हैं। तो इस मिशन का नाम क्या है, तो वो है मिशन गोल्डन स्पाइस, जो कि एकीकृत लोकाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना है, ठीक है, इस मिशन का नाम। और जो ये लोकाडोंग जो हल्दी है वह मेघालय में पाई जाती है। तो मेघालय के जौंतिया हिल्स, ठीक है, जौंतिया हिल्स जिला है, वहाँ पे ये हल्दी पाया जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार की हल्दी है। फिर इसका कृषि उत्पादन क्या है यहाँ की, तो वो है लोकाडोंग हल्दी, जो कि मेघालय की उत्पादक है। और इस परियोजना में लागत कितनी आई है यहाँ पे, तो वो है 175.45 करोड़, ठीक है, 175.45 करोड़। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो जो लोकाडोंग टर्मरिक को वैश्विक ब्रांड मतलब ग्लोबल ब्रांड के रूप में विकसित करना है। और इसका वैल्यू एडिशन के माध्यम से इसमें किसानों की आय बढ़ानी है। और जो खेती प्रसंस्करण और जो बाइंडिंग और निर्यात को इसका सशक्त बनाना है। और जो सस्टेनेबल मसाला खेती को बढ़ावा देना है। तो ये सब इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर इसकी फीचर्स क्या है यहाँ पे ये देखते हैं कि जो ये लोकाडोंग हल्दी है उसकी विशेषता क्या है यहाँ पे देखते हैं कि जो लोकाडोंग हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा लगभग 7 से 12% होती है। और जो इसे विश्व की सर्वोत्तम हल्दी किस्मों से एक बनाती है, ठीक है, जो विश्व की हल्दी होती है उसमें हल्दियों में ये सर्वोत्तम हल्दी है, ठीक है, जो कि करक्यूमिन इसको सर्वोत्तम हल्दी बनाती है। और इसकी बेनिफिशियर्स कौन है यहाँ पे, तो देखते हैं बेनिफिशियर्स क्या कौन कौन है। तो मेघालय के हजारों हल्दी किसानों को बेहतर बुनियादी ढांचे, बाजार तक पहुंच और निर्यात के अवसरों का लाभ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसके बेनिफिशियर्स हैं। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, भारत की पहली रिकवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो भारत की जो एक पहली रिकवरी काइनेटिक एनर्जी है वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में स्थापित किया जाएगा, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा जो ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है वो। फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है तो उसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो जो यह प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये है 500 किलोवाट। और जो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये नदी की जलधारा से सीधे स्वच्छ विद्युत उत्पन्न करना। जो नदी की जलधारा है उससे डायरेक्ट ये विद्युत उत्पादन करना इसका ऑब्जेक्ट है। और जो बांध या बड़े सिविल ढांचे का निर्माण किए बिना बिजली उत्पादन करना इसका ऑब्जेक्ट है। और जो पर्यावरण अनुकूल और जो टिकाऊ और एवं लागत प्रभावी नवीनीकरण ऊर्जा टेक्निक का प्रदर्शन करना इसमें, ठीक है। और इसके बेनिफिट क्या है इस प्रोजेक्ट के, तो वो है पारंपरिक जल विद्युत परियोजनाओं की तुलना में कम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराना है, ठीक है। प्रोवाइड्स रिन्यूएबल एनर्जी वाइल मिनिमाइजिंग इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, ये एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने, ठीक है। तो इसमें जो लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड है उसमें वनडे का मैच हुआ था, उसमें फिर शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो ये देखते हैं यहाँ पे। तो पहली भारतीय क्रिकेटर यहाँ पे रोहित शर्मा है। फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में देखते हैं हम लोग आगे। तो उस प्लेयर का नाम क्या है, तो वो है रोहित शर्मा। और जो ये
वेन्यू है, ठीक है, वो वेन्यू कौन सी है, तो वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है जो कि लंदन में है, जिसे क्रिकेट का मक्का, ठीक है, जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। और जो ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल की थी रोहित शर्मा ने, तो वो कब की थी, तो वो है 19 जुलाई 2026 को। और जो इसका ऐतिहासिक उपलब्धि है वो क्या है, तो वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे में शतक लगाने वाले पहली भारतीय क्रिकेटर बने, ठीक है। और जो इसका स्कोर है वो कितना है, तो वो इंग्लैंड के विरुद्ध, ठीक है, इंग्लैंड के अपोजिट थर्ड वनडे में 138 रन बनाए हैं। फिर उसमें एक और रिकॉर्ड है कि उन्होंने 39 वर्ष, ठीक है, 39 वर्ष 80 दिन की आयु में, ठीक है, आयु में वे लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाला सबसे उम्र दराज बल्लेबाज बने हैं, ठीक है। ये उसकी और इसकी एक उपलब्धि है रोहित शर्मा की। फिर उसके बाद इसमें और उपलब्धि है, इसके कुछ और रिकॉर्ड्स है। तो लॉर्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी भी बने, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा, ठीक है। और जो ये रोहित शर्मा है उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी इसमें पीछे छोड़ दिया, लॉर्ड्स में एक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ियों में। फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो रोहित शर्मा से पहले भारत के किसी भी बल्लेबाज ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे क्रिकेट में शतक नहीं लगाया था, जबकि भारत का इस ऐतिहासिक मैदान पर लंबा वनडे इतिहास रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की फर्स्ट यूटिलिटी स्केल्स वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो वह गुजरात में स्थापित की जाएगी, जो वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो। फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं। तो उस स्टेट का नाम क्या है, तो वो गुजरात है, और वो उसकी लोकेशन क्या है, तो वो है खावर सोलर पार्क है जो कि कच्छ जिला में स्थित है। और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो वो है भारत की पहली उपयोगिता स्तरीय, ठीक है, वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यह है 100 मेगावाट। और इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है, ठीक है, जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वह कौन है, तो वह है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। और इसका स्थापना, मतलब इसको डिप्लॉयमेंट, ठीक है, इसको 2027 तक स्थापित होने की संभावना है, ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट है वह 2027 तक स्थापित होने की संभावना है। तथा ये जो प्रोजेक्ट है वह 10 वर्षों तक संचालन एवं रख रखाव किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज उपलब्ध कराना, और जो ग्राइड स्टेबिलिटी बढ़ाना, और इसमें जो लार्ज स्केल है उस पर सोलर पावर इंटीग्रेशन को समर्थन देना। तो ये सब इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे उसकी विशेषता क्या है यहाँ पे ये देखते हैं। तो यह जो वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है वह 20 साल या तो उससे अधिक का लंबा परिचालन जीवन है, ठीक है। जो इसकी जीवनी है वो कितने की है, जो ये बैटरी है उसकी जीवनी, तो ये 20 वर्ष या तो उससे अधिक का लंबा, ठीक है। और ये हजारों चार्ज या डिस्चार्ज चक्रों को सहन करने की इसकी कैपेसिटी है। और यह ज्वलनशील नहीं है, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल है, और इसलिए कई पारंपरिक बैटरी तकनीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित है, और बड़े पैमानों पर रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए अत्यंत उपयुक्त है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है, तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फ्लैग डे। और तो इसको किस लिए मनाया जाता है नेशनल फ्लैग डे, तो यह जो
भारत की संविधान सभा है भारत की संविधान सभा है, उन्होंने स्वतंत्रता से कुछ सप्ताह पहले, ठीक है, जैसे ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उससे कुछ सप्ताह पहले ही इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो उसी दिवस के रूप में 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। और इसका जो ध्वज के डिज़ाइनर, ठीक है, जो मूल ध्वज का डिज़ाइनर है वो पिंगली वेंकैया के जैसे है, ठीक है। और जो ये अशोक चक्र है जो फ्लैग में जो अशोक चक्र होता है वो ध्वज के मध्य में चरखे के स्थान पर गहरे नीले रंग का होता है, ठीक है। जो अशोक चक्र होता है वो चरखे के स्थान पर गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें 24 तीलियों वाला अशोक चक्र स्थापित किया गया है। और अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है, तो उसमें 24 तीलियां होती है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो नेशनल फ्लैग है, उसमें कलर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो इसमें जो केसरिया रंग है वो साहस और त्याग का प्रदर्शन करता है, और जो सफ़ेद है वो शांति और सत्य का प्रदर्शन करता है, और जो हरा है, ग्रीन है, वो आस्था, उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन करता है, और जो बीच में जो अशोक चक्र होता है वो कानून, धर्म और प्रगति को प्रदर्शित करता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज है उसका ऑफिशियल रेशियो क्या है, ठीक है। जो यहाँ पे नेशनल फ्लैग है उसका ऑफिशियल रेशियो कितना है, तो वो है 3:2। और जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन, उपयोग और सम्मान से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, जिसका पालन नागरिक एवं संस्थानों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये सब, उसमें जो ये जिसका पालन नागरिकों एवं संस्थानों द्वारा किया जाता है। तो यह कौन से नियमों से निर्धारित करता है, तो ये राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन, उपयोग और सम्मान से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग BWF विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली 2026 के लिए अनावरण किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि नई दिल्ली में हुई है 2026 में अभी, तो उसका अनावरण किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, तो वो है पीको, ठीक है। उसका आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, तो वो है पीको। और इसका जो और जो ये इवेंट है वह कहाँ पे हुआ है, तो वो है BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, वो आयोजन का नाम है, और जो कि कहाँ पे हुआ है, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। और इसकी जो चैंपियनशिप्स की जो डेट थी वो कब से कब तक है, तो वो 17 से 23 अगस्त, ठीक है, 2026 ये है उसकी डेट्स। और जो इसका अनावरण किया तो वो कौन है, तो वो केंद्रीय खेल मंत्री, ठीक है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, जो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया है, उन्होंने इसका अनावरण किया है। और जो ये इसको प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो ये जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, ठीक है, जो भारत के नेशनल बर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, तथा बैडमिंटन की भावना से इसको प्रेरणा मिली है, तो वहां से यह प्रेरित हुआ है। और इसके साथ ही लॉन्च किया गया, ठीक है, इसके साथ ही चैंपियनशिप का आधिकारिक थीम एंथम भी शुभंकरण के साथ ही जारी किया गया है। और इसके आयोजक कौन है, तो इसके आयोजक है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन तथा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान, ठीक है, इसमें इसका आयोजन किया गया है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये 17 वर्षों के बाद, ठीक है, 17 वर्षों के बाद भारत BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है भारत, ठीक है।
तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है, तो 17 साल बाद कर रहा है, ठीक है। और नई दिल्ली इसकी मेज़बानी नगरी है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, भारत का पहला स्वीकृत डेंगू वैक्सीन कौन सा बना है, ठीक है। तो भारत का पहला स्वीकृत डेंगू वैक्सीन कौन सा बना है, तो वो है क्यूडेंगा, ठीक है। क्यूडेंगा भारत का डेंगू वैक्सीन बना है फर्स्ट। तो फिर इसे विकसित किया गया है टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स जापान के द्वारा, ठीक है। और इसको किसने स्वीकृति प्रदान की है, तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अंतर्गत भारत के औषधि महानियंत्रक, ठीक है, इसको इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है इस वैक्सीन को। और इसकी स्वीकृति, जो इसका स्वीकृति एज ग्रुप है, ठीक है, जो इसका अप्रूव्ड एज ग्रुप है वो क्या है, 4 से 60 वर्ष। जो इसको कितने वर्ग तक, कितने ग्रुप तक इसको स्वीकृत किया गया है, तो 4 से 60 वर्षों तक के लिए। और इसकी डोज क्या है, तो 0.5 ml की 2 खुराक, जो कि 3 महीने के अंतराल पर दी जाती है। और इसका सुरक्षा क्या है, इसको ये कैसे सुरक्षा प्रदान करती है, तो यह जो वैक्सीन है वो एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, ठीक है। जो ये वैक्सीन है क्यूडेंगा, वो एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है जो कि डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप, ठीक है, डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसके 4 सीरोटाइप कौन कौन सी है, DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। तो ये जो 4 सीरोटाइप होती है उनसे यह सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसे पहले डेंगू संक्रमण हुआ या नहीं, दोनों स्थितियों में लगाया जा सकता है, ठीक है। जो ये वैक्सीन है उसको डेंगू हुआ है तो भी और नहीं हुआ है तो भी लगाया जा सकता है, जो इसे पहले से कुछ डेंगू टीकों से अलग बनाती है। और बाजारों में इसकी उपलब्धता क्या है, तो 2027 के दौरान भारत में लॉन्च होने की संभावना है, ठीक है। जो ये वैक्सीन है वो 2027 में भारत में लॉन्च होने की संभावना है। और इसका फर्स्ट स्टेप में प्रारंभिक चरण में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के माध्यम से, ठीक है, जो पास के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है तो वहाँ पे ये उपलब्ध होगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है राहुल हिमालयन, जिसे भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम राहुल हिमालयन है, जिसको नियुक्त किया गया है कौन सी पद में, तो किस में नियुक्त किया गया है, तो भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसको कब नियुक्त किया गया है, तो वो है 20 जुलाई 2026 को। और इसका करेंट पोजीशन क्या है इसका, तो वो एक निदेशक है पर्यटन एवं विपणन में, ठीक है, IRCTC। और इसको क्या नियुक्त की है, इसको किसके द्वारा नियुक्त की गई है, अपॉइंट की गई है, तो रेल मंत्रालय, जो कि भारत सरकार ने इसको अपॉइंटेड की है। और इसकी अपॉइंटेड का रीजंस क्या है, तो ये संजय कुमार जैन के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने के बाद उन्हें CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। CMD मतलब प्रबंधक निदेशक, ठीक है, उसका प्रभार सौंपा गया है। फिर इसकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है राहुल हिमालयन की, तो वो क्या है, NIT हमीरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्वर्ण पदक विजेता है। और IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर, ठीक है, IIT दिल्ली से इन्होंने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट की है। और फिर इसमें जो सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण छात्र के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित है, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से यह सम्मानित है,
ठीक है, तो ये इसकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय। ठीक है, हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम का नाम क्या है? तो क्या है? शब्दलोक है। ठीक है, इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम का नाम क्या है? शब्दलोक है, जिसे म्यूजियम ऑफ वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, तो उसको देखते हैं आगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसका उस म्यूजियम का नाम क्या है? तो वो है म्यूजियम ऑफ वर्ड, शब्दलोक उसका नाम है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय, ठीक है, जो कि ये भारत का फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है। और इसका लोकेशन क्या है? तो ये है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसका उद्घाटन कब हुआ है? इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है? तो वो है 20 जुलाई 2026 को। और इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो यह भारत की समृद्धि, ठीक है, भारत की समृद्ध भाषाई एवं साहित्यिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना इसका ऑब्जेक्ट है। और भारत की बहुभाषी परंपरा के प्रति लोगों में जागरूकता और सराहना बढ़ाना इसका ऑब्जेक्ट है। और इसकी, ठीक है, और इसकी कुछ विशेषता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये है लगभग 380 भारतीय भाषाओं को इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्ले, ऑडियो विजुअल अनुभव और सांस्कृतिक कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और इसके कुछ की हाइलाइट्स है, तो इसमें क्या है? अगस्त 2026 तक सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, ठीक है, जो इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है इसमें आगंतुकों के लिए। फिर इससे आगे देखते हैं हम लोग। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको इस करेंट अफेयर से जो भी इंक्वायरी होगी आपके पास, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो आज का क्लास हुआ उसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वो उसमें अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।